जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो और आई नो 10-11 दिन हो गए हैं और वीडियो नहीं आया है। फाइनली वी आर बैक इन बिजनेस। तो आज का वीडियो होगा थोड़ा इकोनॉमिक्स और मनी करेंसी के रिलेटेड। तो जैसे ही आपने वो टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। और आज हम जो नोट देखते हैं, क्या उसकी कोई रियल वैल्यू है या वो एक ट्रस्ट पे चलती है। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, अलॉन्ग विथ एक एग्जाम्पल हम आज पूरा समझेंगे, जो कि एक इकोनॉमिकल बेस है और हर एक को ये चीज़ जाननी चाहिए कि कैसे इकोनॉमी रन करती है। तो जो चाय वाले के इधर और वो सब जो गॉसिप करते हैं ना, ओ इकोनॉमी तो बहुत बिगड़ने वाली है, ओ ये बनता तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप वो करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको असलियत पता चलेगी कैसे काम करता है, पहले कैसे काम करता था, एंड व्हाट इज़ देयर। सो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम एंशियंट सोसाइटीज़ मतलब मेसोपोटामिया हो गया, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया। मेसोपोटामिया मतलब ईरान इराक की साइड में एक एंशियंट सिविलाइजेशन था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हम सबको ही पता है। एंड ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे और जो बढ़ने लगे वो मैच्योर सिविलाइजेशंस बनने लगे। तो वहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम के ट्रेसेस मिले। उसमें क्या था कि वो लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब कौन सी सिस्टम, कि जैसे मेरे पास मैं फ्रूट उगाता हूँ और एक जो बंदा है वो टूल्स बनाता है, तो मुझे टूल्स की ज़रूरत है, उसको फ्रूट की ज़रूरत है। आई विल टेक टूल्स और मैं उसके बदले में फ्रूट्स दूंगा, और वैल्यू वो दोनों मिलके ऐसे रिटर्न अग्रीमेंट और वैसा तो नहीं, बट ऐसे ही डिटरेंस के थ्रू वो लोग वैल्यू डिसाइड करके अपने आप को एक्सचेंज कर देते थे अपने नीड्स के थ्रू। तो जो वैल्यूज़ थी वो कैसे मटेरियल के थ्रू डिसाइड होती थी। मतलब फ्रूट की एक वैल्यू है, सामने टूल की एक वैल्यू है। अब वो लोग आमने सामने बात करके डील करके डिसाइड करेंगे अब इतने फ्रूट गए और इतने टूल्स आए, ख़त्म। इस तरीके से एक ट्रेडिंग नेटवर्क था उनका, आप बोल सकते हो तब का इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा था। व्हेन वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल्स व्यू, एरिस्टोटल कौन थे? पॉलीमैथ थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, बहुत कुछ थे। पॉलीमैथ मतलब एक प्रोडिजी, एक जीनियस, जो सब जिनको मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आता हो। तो उनका कहना क्या था कि जो नोट, जो करेंसी सिस्टम हम आज देख रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग करेंसी आज जो हम बोलते हैं नोट, वो उनके टाइम में आ चुकी थी एक्चुअली। तो मतलब स्टार्ट हो रहा था। तो उनका कहना क्या था कि प्रोबेबली द मेकिंग ऑफ नोट इज़ ड्यू टू ट्रेडिंग विथ अदर सोसाइटीज़। मतलब जैसे इंडिया को अमेरिका से कुछ करना है ट्रेडिंग, या फिर यूके से, जर्मनी से, ऐसे जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स है, तो उसके लिए एक करेंसी चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि उस पूरा बार्टर पे चले इतना दूर दूर। तो इस तरीके से नोट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऐसा एरिस्टोटल का कहना है। नाउ वी विल गो टू गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का टाइम आया बीसीज के बाद, सीज तक चला, 10th सेंचुरीज भी नहीं, हाँ 8th 9th सेंचुरीज तक चला। तो वहाँ तक क्या था कि गोल्ड और सिल्वर्स एंड बड़े बड़े जो हीरे थे, उनको ऐसे करेंसी यूज़ करते थे। अभी उनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो लोग ऐसे मिल के एक्सेप्ट करके डिसाइड करते कि हाँ भाई इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, तो इसी तरीके से वो लोग ट्रेडिंग अपना चलाते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो एक कॉइन का शेप लेने लगा, मतलब कॉइन बनाने लगा कि अभी ऐसे कुछ भी अनइवन शेप में हमने गोल्ड दिया, उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में से गोल्ड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका कि हाँ इतने में से तो 5 कॉइन है, उसके बदले में मैंने 1 kg ऑफ वीट खरीदा। 5 कॉइन तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, बट हाँ चलो 3 कॉइन, तो 3 कॉइन है तो उससे मैंने वीट खरीदा 1 किलो। तो ऐसे वैल्यूज़ डिसाइड होती थी और चलता था। अब जो बड़ी वैल्यूज़ थी पे करने, तो उसमें बहुत सारा गोल्ड देना पड़ता है, और डिस्टेंट लैंड में ट्रेड करने के लिए बहुत सारा गोल्ड उठा के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को चलना पड़ता था।
कि यार हम तो अभी इतना नहीं उठा सकते, और ऐसी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई। वैसे तब सोसाइटी इतनी ज़्यादा भी कनेक्टेड नहीं थी, बट हाँ, कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब देखते हैं हम लोग कि धीरे धीरे बैंक्स एस्टैब्लिश होती है आफ्टर 13th-14th सेंचुरी। एक्चुअली सबसे पहली बैंक तो 12th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हो जाती है यूरोप में, और उसके बाद 13th-14th सेंचुरी के बाद अलग अलग कंट्रीज़ में रिजर्व बैंक्स, गोल्ड रिजर्व्स, ऐसे धीरे धीरे सब एस्टैब्लिश होने लगता है। तो इसी तरीके से फ्री फ्लोटिंग करेंसी का इंट्रोडक्शन होता है। फ्री फ्लोटिंग करेंसी मतलब आज जो हम नोट यूज़ करते हैं, पैसे, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, तो जो नोट जो होता है तो वो है फ्री फ्लोटिंग करेंसी। तो वो जो फ्री फ्लोटिंग करेंसी है वो तो ट्रस्ट पे चलती है। अभी हमने मान लिया कि 100 रुपये है, उसकी क्या वो पेपर की एक्चुअली कोई 100 की वैल्यू है? जब पहले चलता था गोल्ड की एक्चुअली वैल्यू है। बार्टर में हमने देखा टूल्स एंड फ्रूट, तो वो दोनों की एक एक वैल्यू है, पर क्या वो नोट की वैल्यू है? क्या हमने सब मान लिया कि 100 ही रुपये है? तो हाँ, ये ट्रस्ट पे पूरा चलता है हमारे माइंड के थ्रू, और जो सब लोग जब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं सारी कंट्रीज़, तब वो एक ग्लोबल सिस्टम एस्टेब्लिश कर देती है जो आज हम देखते हैं हमारी करेंसी सिस्टम। तो ये बहुत सिंपल है एक्चुअली समझना। नाउ वी विल गो टू जो नोट्स होती है उसकी वैल्यू। अगर करंट्री बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, कंट्री। तो एक कंट्री जब बहुत सारे मनी प्रिंट करने लगती है, बहुत सारी करेंसी प्रिंट करने लगती है कि हाँ हम तो गरीबी हटा देंगे, इतने सारे पैसे लोगों में बांट देंगे, तो क्या गरीबी हट जाएगी? क्या सब भुखमरी हट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, और एकदम हाई राइजिंग इकोनॉमी बन जाएगी, एकदम ऐसे एरो ऊपर ही चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। तो क्या होता है कि जब इतना सारा पैसा प्रिंट होता है और लोगों में से देते हैं ना, तो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था। जिम्बाब्वे ने बस इसी थॉट के थ्रू बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दिया, लार्ज अमाउंट, मतलब 1 बिलियन जिम्बाब्वे करेंसी का एक अंडा था। अब देख सकते हो, इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो लोगों के पास उतना एक नोट था, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन के भी नोट थे। अब सोचो कैसे उनकी इकोनॉमी की हालत हो गई थी। क्या होता है कि पैसे आते हैं ना, तो लोगों में और सामान लेना, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, वो सब बढ़ जाता है, पर गवर्नमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। तो क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। क्या होता है? कोलैप्स, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, भुखमरी उल्टी बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है उतना। तो इतने सारे पैसे आपके पास है, उसका आप क्या करोगे? क्योंकि वो पैसे के एक्सचेंज में जो चीज़ चाहिए उतनी सफिशिएंट है ही नहीं, तो उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ होती है अगर बहुत ज़्यादा पैसा छापते हो। तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो उसके प्रोडक्शन, उसके इन्वेस्टमेंट, उसके एक्सपेंडिचर्स और उसकी इनकम, नेशनल इनकम, उस पर डिपेंड करती है, ना कि वो पैसा छापे। पैसा तो जो कॉस्ट डिसाइड होती है उसके बेसिस पे छापते हैं, प्रिंट करते हैं, और फिर लोगों में वो ऐसे सर्कुलेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड देन वी यूज़ दैट नोट फॉर एक्सचेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। तो ये इकोनॉमिकल साइकिल है, तो इस तरीके से चलता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैगफ्लेशन, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये वर्ड यूज़ करते हैं, या बहुत सारे यूपीएससी हो गया, क्लैट हो गया, और ऐसे बहुत सारे पेपर्स के अंदर स्टैगफ्लेशन वर्ड भी यूज़ होता है। व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन? तो वो है इकोनॉमी का स्टेगनेंट हो जाना, स्टेबल हो जाना, ना वो बढ़ रही है ना वो घट गई है। तो स्टेगनेंट होना, आप सोचोगे कि नहीं स्टेगनेंट है, बढ़िया चल रही है, स्टेबल है, कैसे लाइन है, तो हमें और क्या चाहिए आगे, ना हमें बढ़ानी है। पर ग्लोबली मार्केट बढ़ रहा है, अब वैसे के वैसे ही हो, तो ग्लोबली तो आप नीचे जा रहे हो, अपनी कंट्री के लिए यू आर स्टेबल, बट ग्लोबली आपकी वैल्यू डाउन टू डाउन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी स्टेगनेंट है, इसलिए आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा नहीं आ पाएगी, आप लोन पे लोन लेते रहोगे और इकोनॉमी कोलैप्स।
तो ये चीज़ है। तो ये स्टैग्फ्लेशन है, इकोनॉमी का स्टेगनेंट हो जाना, स्टेबल हो जाना, जो कि इंडिया ने झेला है। हाँ, इंडिया ने कभी इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं झेला है। हम अर्ज पे थे कि हो जाए, बट नहीं हुआ था। बट हाँ, स्टैग्फ्लेशन हमारे कंट्री में हुआ था 1965 में, जब फेमाइन्स, ड्रॉट मतलब भुखमरी, पानी ना होना, खाना ना होना, तो ये सब जो होता है ना, वो स्टैग्फ्लेशन बोलता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, हमने बात कर ली, हाइपर इन्फ्लेशन बात कर ली, ट्रेडिंग सिस्टम, नोट के बारे में बात कर ली, कॉइन्स तो अभी भी चलते ही हम देखते हैं। तो ये सब की बात हो गई, ये सब करेंसी की बात हो गई। अगर कंट्री बैंकरप्ट हो जाए तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कंट्री बैंकरप्ट हो जाती है। हमने लोगों को देखा है बैंकरप्ट होते हुए, कंट्री तो शायद बैंकरप्ट नहीं होती है, होती है। एक्चुअली कंट्री बैंकरप्ट नहीं होती, गवर्नमेंट बैंकरप्ट होती है। कंट्री के पास तो उसके सोर्सेस है ही, क्योंकि कंट्री डिफाइंस थ्रू पीपल, कल्चर, लैंड, ज्योग्राफी, वो कंट्री डिफाइन करती है, और उसे चलाने वाली होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के स्पेंड, इन्वेस्टमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, वो सब डिसाइड करती है उसकी इकोनॉमी को। जैसे हमने पहले बात किया, तो श्रीलंका में जो हुआ था, जो इकोनॉमिक कोलैप्स, कोलैप्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, श्रीलंका ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, और उसको एक पॉलिटिकल टर्म दी गई है, उसका नाम है सोवेरेन डिफ़ॉल्ट। तो वो हो गया था। तो वो चीज़ को बहुत ध्यान रखती है हर एक कंट्री की, ऐसा ना हो, ठीक है। तो जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है डिमांड एंड सप्लाई, उसके थ्रू ही ये सारी डेफिनेशंस ऐसे ट्री की तरह आती है, ऐसे अपनी ब्रांचेस ग्रो करती है। करेंसी हो गई, वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल्स इनकम। तो इसी तरीके इकोनॉमी पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है, जो कि हमने अभी समझा है। तो कंट्री बैंकरप्ट नहीं होती, गवर्नमेंट बैंकरप्ट होती है, जो श्रीलंका में देखा हमने। जिम्बाब्वे का भी एग्जांपल देखा, जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आया था, $1 ट्रिलियन का नोट बन गया था, $1 बिलियन का नोट बन गया था। एक अंडे की प्राइस भी $1 बिलियन हो चुकी थी। उसके पहले हमने बात की फ्री फ्लोटिंग करेंसी की, कि वो ट्रस्ट पे चलती है। आपने देखा होगा डेफिनेशन, आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ XXX टू दिस बियरर, एंड वो जो प्रॉमिस जो होती है, और नीचे गवर्नर की साइन होती है, एंड ऊपर होता है हिंदी में, मैं धारक को अदा करता हूँ कि मैं 2000 नहीं, 500 रुपये, 200 रुपये, इतना मैं दूंगा। तब वो प्रॉमिस होते हैं। तो वो प्रॉमिस वो करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है, ना कि वो एक पेपर। तो ये जो अभी जो करेंसी चलती है, वो ट्रस्ट पे चलती है। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। और एक और क्वेश्चन लोगों में बहुत ज़्यादा अराइज होता है, मैंने देखा है कि US डॉलर ही क्यों, क्यों लोग US डॉलर में ही ट्रेड करते हैं? वाई नॉट इंडियन रुपीज़? क्यों जापान के येन नहीं? क्यों चाइना की करेंसी नहीं? क्यों जर्मनी की करेंसी नहीं? क्यों इंडिया की करेंसी नहीं? क्यों यूरो भी नहीं? वाई ओनली USD, अमेरिकन डॉलर्स ही क्यों? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अपने कलीग्स नहीं, क्लासमेट्स में देखा, इधर आजू बाजू सब लोग जो बात करते हैं उसमें देखा। तो ये जो क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आज हम दे ही देता है। तो वो ऐसा है कि कंट्री की रेपुटेशन, उसकी मनी, उसकी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। अब जो डॉलर है, वहाँ पे अभी जो अमेरिका है, उसमें गवर्नमेंट कोलैप्स आपने कभी सुना? वो लोग वॉर्स जीते हैं, उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ही सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, और कोई उसे तोड़ना, उसे मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कैसे हर 4 साल में प्रेसिडेंट आते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो कितने 100-200 सालों से अमेरिका में यही सिस्टम चल रही है। तो एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ भाई, अमेरिका में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा चला नहीं जाएगा। और अगर अमेरिका में हम इन्वेस्ट करेंगे तो अमेरिका ऐसा ही बोलेगा कि नहीं, अपने पैसे में नहीं, तुम मेरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें हमारे डॉलर्स में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक कंट्री करती है। तो उसी तरह दूसरी कंट्री के साथ अगर हम लोन दें या फिर ट्रेड नेटवर्क बनाएं, तो उसके लिए भी एक
ट्रस्टफुल करेंसी चाहिए तो वो यूएस डॉलर है, तो इसीलिए यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का हमारा इकोनॉमिक ज्ञान हो चुका है आपको समझ आया हो तो थैंक यू, ना आया हो तो एक बार वापस देखो, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। इकोनॉमी लर्न करना बहुत अच्छी बात है हर एक सिटीज़न के लिए, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, लॉ, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए। सो माय नेम इज़ जशन नायक एंड थैंक यू। जय हिंद।